नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संपूर्ण महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन लगाने की चेतावनी। राज्य के 4 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन और 9 शहरों में नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इससे देश में एक बार फिर से कोरोना संकट गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र में बीते एक दिन में करीब 16,000 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जिससे देश में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन को लेकर आखिरी चेतावनी दी है। सरकार ने चेतावनी भरे लिहाजे में कहा है कि राज्य सरकार को लॉकडाउन जैसे कठोर उपायों को लागू करने के लिए मजबूर नहीं करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला, परभनी और औरंगाबाद समेत कई इलाकों में लॉकडाउन लागू है। अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे और लापरवाहियां सामने आती रही तो उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र के अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। महाराष्ट्र और केरल के साथ ही अब पंजाब, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी मामले बढ़ने लगे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आज से 2 दिन बंद रहेंगे बैंक। एसबीआई समेत देश के तमाम सरकारी बैंकों में रहेगी हड़ताल। जी हां दोस्तों, सरकारी सेक्टर के बैंकों के प्रस्तावी निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते आज यानी सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। हड़ताल के कारण जमा और निकासी, चेक क्लियरिंग और लोन मंजूरी जैसी सर्विसेज पर असर पड़ सकता है। 9 बैंक यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने दावा किया है कि बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग लेंगे। भारतीय स्टेट बैंक सहित कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि यदि हड़ताल होती है तो उनका सामान्य कामकाज, शाखाओं और कार्यालयों में कामकाज पर असर पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पिछले महीने पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत अगले वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यशवंत सिन्हा बोले, बंगाल में बीजेपी की हार होगी तो जाएगा देशव्यापी संदेश। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के एक दिन बाद कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होनी ही चाहिए, तभी देशव्यापी आश्वासन का संदेश जाएगा। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने बिना किसी पूर्व शर्त के ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में उनकी पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 2018 में बीजेपी छोड़ने वाले यशवंत सिन्हा ने ऐसे वक्त तृणमूल कांग्रेस का हाथ थामा है जब कुछ दिनों बाद राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले कुछ महीनों से टीएमसी से लगातार विधायकों और कई बड़े नेताओं का निकलना और बीजेपी में शामिल होना जारी था। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के जख्मी होने पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि इससे पूरे राज्य में उनकी लड़ाका छवि मजबूत हुई है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि वह साल 1990 से एक बड़ी सियासी योद्धा रही है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केरल में 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने देश के 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने कई पुराने तथा अन्य दलों में से आए लोगों को टिकट दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में उम्मीदवारों की सूची जारी की। अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी ने केरल विधानसभा चुनाव में 4 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। केरल विधानसभा में 140 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 115 पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 25 सीटें बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टियों को दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मेट्रोमैन ई श्रीधरन पलक्कड़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने ई श्रीधरन को पार्टी का मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिए संकेत, नवंबर-दिसंबर तक खिंच सकता है किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में चल रहे आयोजन के इस साल
दिसंबर तक चलने की संभावना जताई जा रही है। यह बात बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को कही। पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद रविवार को प्रयागराज पहुंचे राकेश टिकैत ने झलवा में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आंदोलन के इस साल के आखिरी यानी नवंबर-दिसंबर तक खिंचने की उम्मीद है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली में ही रहेंगे, पूरे देश में हमारी बैठकें चल रही है। हम 14-15 मार्च को मध्य प्रदेश में रहेंगे, फिर 17 मार्च को गंगानगर में और 18 तारीख को फिर गाजीपुर बॉर्डर चले जाएंगे। इसके बाद 19 को उड़ीसा में रहेंगे और 21-22 को कर्नाटका में रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नए कानून से छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे, केवल 2 मॉल रहेंगे और व्यापारी वर्ग खत्म हो जाएगा, लघु उद्योग खत्म हो जाएगा, वॉलमार्ट के आने पर तो साप्ताहिक बाजार भी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएलएसपी का जेडीयू में किया विलय। जी हां दोस्तों, कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बीजेपी के सहयोगी रहे और बाद में विरोधी बने उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय कर लिया है। विलय के बाद कुशवाहा को जेडीयू के संसदीय दल का चेयरमैन नियुक्त किया गया। विलय पर जेडीयू मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले इस मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की थी। इसके बाद अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जेडीयू में विलय पर खुशी जाहिर की है, जिसके बाद विलय पर अंतिम फैसला लिया गया। उधर इस विलय पर नीतीश कुमार की विरोधी लोक जनशक्ति पार्टी ने दंश कसा है। पार्टी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए ढोंग कर रहे लोग बेनकाब हो रहे हैं। पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती दी है कि इस विलय के बाद अगर वे खुद को ताकतवर समझ रहे हैं तो एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरकर देख लें। एलजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार फूके हुए कारतूस के साथ जंग लड़ना चाहते हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया ने माना भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी का लोहा। 55 दिनों में करीब 6 करोड़ डोज 71 देशों को भेजी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के दम पर भारत दुनिया के सिरमौर देशों में से एक बनकर उभरा है। आपको बता दें दोस्तों, भारत न सिर्फ उन प्रमुख देशों में शामिल है जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई, बल्कि वैक्सीन की करीब 6 करोड़ डोज दुनिया के विभिन्न देशों को भी भेजी है। जहां अमेरिका, यूरोप जैसे देश वैक्सीन बनाकर अभी अपने देश के नागरिकों को देने में जुटे हैं, वहीं भारत अपने नागरिकों के साथ साथ दुनिया के विभिन्न देशों को भी मदद कर रहा है। भारत ने बीते 55 दिनों में 5 करोड़ 86 लाख वैक्सीन की डोज दुनिया भर के 71 देशों में भेजी है। जिन देशों को कोरोना वैक्सीन भेजी गई उनमें कई देश कम विकसित और गरीब हैं। उल्लेखनीय है कि करीब 6 करोड़ वैक्सीन में से 80.75 लाख वैक्सीन की डोज भारत ने अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त बतौर गिफ्ट भेजी है। 1 करोड़ 65 लाख डोज संयुक्त राष्ट्र के कोवैक्सीन मैकेनिज्म के तहत भेजी है। वहीं 3 करोड़ 39 लाख डोज कमर्शियल डील के तौर पर भेजी गई है। भारत में निर्मित वैक्सीन दुनिया के 37 देशों को मुफ्त में मिली है, जिसमें से 17 देशों को कोवैक्सीन मैकेनिज्म के तहत मिली है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पैसे जुटाने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद एयरपोर्ट की हिस्सेदारी भी बेचेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में अपनी बची हुई हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। असेट मोनेटाइजेशन के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस हिस्सेदारी की बिक्री की जाएगी। सरकार तमाम सरकारी कंपनियों की संपत्तियों को बेचकर अतिरिक्त पूंजी जुटाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके अलावा सरकार ने 13 और एयरपोर्ट्स की पहचान की है जिनका फिस्कल ईयर 2021-22 में निजीकरण किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट कामकाज देखने वाले जॉइंट वेंचर में विनिवेश के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की मंजूरी लगेगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए अगले कुछ दिनों में कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। निजीकरण के लिए चुने गए अगले दौर के लिए 13 एयरपोर्टों में मुनाफे और गैर मुनाफे वाले दोनों तरह के एयरपोर्ट शामिल किए जाएंगे। मोदी सरकार में निजीकरण के पहले दौर में अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट मिले थे, जिसमें लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम और गुवाहाटी शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। होली पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए यूपी सरकार ने शुरू किया फोकस सैंपलिंग अभियान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र
समेत देश भर के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर अहम कदम उठाया है और एक बार फिर से पूरे प्रदेश में अलग से फोकस सैंपलिंग अभियान शुरू किया है। सरकार ने इसके लिए बकायदा डेट वाइज कैलेंडर भी जारी कर दिया है। 13 मार्च को शुरू हुए यूपी सरकार का यह अभियान 27 मार्च तक चलेगा। सरकार ने इसके लिए बकायदा डेट वाइज कैलेंडर भी जारी कर दिया, जिसके तहत अलग अलग तिथियों में अलग अलग वर्ग के लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। अभियान के पहले दिन निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के सैंपल लिए गए, जबकि दूसरे दिन यानी 14 मार्च को रेहड़ी और ठेले लगाने वालों से लेकर फल सब्जी विक्रेताओं के सैंपल लिए जा रहे हैं। 15 और 16 मार्च को स्कूल कॉलेज के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के अलावा अभिभावक या माता पिता की अनुमति से छात्र छात्राओं के सैंपल लिए जाएंगे। 17 मार्च को प्रदेश के यात्रियों, 18 मार्च को पान सिगरेट की गुमटी लगाने वालों, 19 मार्च को मिठाई और नमकीन की दुकानों पर काम करने वालों से लेकर दूध, खोया व पनीर विक्रेता, 20 मार्च को रिक्शा, ई रिक्शा और ऑटो टेम्पो चालकों की सैंपलिंग की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा के बाद अब झारखंड की प्राइवेट कंपनियों में 75% आरक्षण देने की तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन कर सकते हैं ऐलान। जी हां दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत हरियाणा सरकार की तर्ज पर राज्य के निजी क्षेत्र में 30,000 रुपए तक के प्रति माह वेतन वाले पदों में 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का मन बना लिया है, जिसकी घोषणा सरकार आज विधानसभा में कर सकती है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने स्थानीय युवाओं को नौकरी में आरक्षण देने का फैसला किया था। वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि शुक्रवार को ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने को लेकर फैसला ले लिया गया है, जिसकी घोषणा विधानसभा के सत्र में आज स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी मन बनाया है। इसकी भी घोषणा विधानसभा में ही किए जाने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब आसानी से ले सकेंगे ऑनलाइन ऑल इंडिया परमिट, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑपरेटरों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर परमिट मिल जाएगा। नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। इसकी जानकारी रविवार को दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन के जरिए ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन या परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। इससे संबंधित दस्तावेजों को जमा करने और फीस जमा करने के बाद परमिट जारी किया जाएगा। इस तरह के आवेदन जमा करने के 30 दिन का समय है। मंत्रालय के मुताबिक यह नया नियम ऑनलाइन इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल 2021 के रूप में जाना जाएगा और यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना 15 मार्च तक रहेगी। असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अपने रिकॉर्ड स्तर से 21% टूट चुका है सोना। जी हां दोस्तों, सोने की मौजूदा कीमतें अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से काफी टूट चुकी हैं। भारतीय बाजार की बात करें तो MCX एक्सचेंज पर 5 अप्रैल 2021 के वायदा का सोने का भाव बीते सप्ताह 44,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा 4 जून 2021 वायदा के सोने का भाव MCX पर बीते हफ्ते 45,107 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं वैश्विक स्तर की बात करें तो बीते हफ्ते कॉमेक्स पर सोने का वायदा भाव $1719.80 प्रति औंस पर और सोने का वैश्विक हाजिर भाव $1727.11 प्रति औंस पर बंद हुआ। जियोजिट फाइनेंशियल सर्विस के करमोडीज प्रमुख ने बताया कि MCX गोल्ड अपने रिकॉर्ड स्तर से 21% से अधिक टूट चुका है और सोने की वैश्विक कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से 17% टूट चुकी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद, मजबूत US डॉलर और इक्विटी जैसे जोखिम वाले एसेट्स में निवेश की मांग के चलते सोने की कीमतें गिर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दूसरे T20 मैच में भारत की शानदार जीत। ईशान किशन डेब्यू मैच में 50 लगाने वाले दूसरे भारतीय बतौर कोहली ने भी 12,000 रन किए पूरे।
जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दूसरे टी20 में 7 विकेट से हरा दिया। 165 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 73 और ईशान किशन ने 56 रन की पारी खेली। ईशान किशन डेब्यू मैच में 50 लगाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। कोहली की टी20 कैरियर में यह 26वीं 50 है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम ने 6 विकेट गंवाकर 164 रन बनाए, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 17.5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 166 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। केजरीवाल सरकार का प्रदूषण कम करने पर पूरा जोर, दिसंबर तक 10,000 चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, ई वाहन खरीदने से लोग इसलिए कतराते हैं क्योंकि चार्जिंग स्टेशन के मुकाबले पेट्रोल पंप की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी दिक्कत को केजरीवाल सरकार ने समझ लिया। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दावा किया है कि दिसंबर तक 10,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में हो जाएंगे। केजरीवाल सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन जरूर हो। इसके लिए सरकार ने उन सार्वजनिक स्थानों पर जहां 100 से ज्यादा वाहन पार्किंग किए जा सकते हैं, वहां 5% स्थान चार्जिंग स्टेशनों के लिए रिजर्व करने की योजना बनाई है। अभी सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द चार्जिंग स्टेशन स्थापित कराए जाएं, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। इसके तहत जून 2021 तक 750 चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की योजना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 392 नए रूट पर शुरू होगी फ्लाइट, मोदी सरकार ने उड़ान स्कीम के तहत बोलियां मांगी। जी हां दोस्तों, नागर विमान मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत 392 रूट्स के लिए बोलियां आमंत्रित की है। इस योजना का मकसद घरेलू हवाई संपर्क में सुधार करना और विमान यात्रा को सस्ता बनाना है। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान स्कीम के तहत इस साल 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अभी तक उड़ान स्कीम के तहत 325 रूट्स और 56 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुए हैं। केंद्र सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत के मौके पर उड़ान 4.1 बोली प्रक्रिया के तहत करीब 392 रूट्स का प्रस्ताव किया गया है। रविवार को जारी बयान में कहा गया है कि उड़ान 4.1 के तहत छोटे एयरपोर्ट्स को जोड़ने के साथ विशेष हेलीकॉप्टर्स और सी प्लेन मार्गों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा बंदरगाह, पथ परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के साथ विचार विमर्श में सागरमाला सी प्लेन सेवाओं के तहत कुछ नए मार्गों का भी प्रस्ताव किया गया है। वहीं सरकार ने हवाई यात्रा करने की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसका पालन नहीं करने पर आपको उड़ान की इजाजत नहीं मिलेगी। यही नहीं, इन नियमों को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सख्त तौर पर कहा है कि जो भी इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे सीधे सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा और चेतावनी के बाद उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, क्रिकेट खेल का जनक किस देश को कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।